तो रोलिंग की काइनेमैटिक्स यदि आपको थोड़ी कम समझ में आई हो तो मैं एक बार सोच रहा हूँ कि आपको वो भी समझा दूँ। वैसे समझाई तो थी, ऑलराइट। तो देखिए, कहानी बस इतनी सी है कि फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन हमने पढ़ी। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में क्या होता था, एक एक्सिस होती थी जो फिक्स थी, ओके, और बॉडी इसके अबाउट ओमेगा से घूम रही थी। अब चेंज क्या होगा कि ये एक्सिस को ट्रांसलेशन करना अलाउड होगा। द एक्सिस वुड बी ट्रांसलेटिंग, रोटेट नहीं कर सकती है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। इट कैन ओनली ट्रांसलेट। रिजिड बॉडी के पहले लेक्चर में, रोटेशन के नहीं, नॉट एंगुलर मोमेंटम। जब रिजिड बॉडी समझाई थी तब बताया था, राइट। तो if a circular rigid body, okay, of radius r is having some angular velocity and its center, okay, which is, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूनिफॉर्म रिजिड बॉडीज ही है तो इसका सेंटर ही जो है वो सेंटर ऑफ मास भी होता है एक्चुअली। तो इसका सेंटर चल रहा है v स्पीड से आगे और ये घूम रही है ओमेगा से, राइट। ये ओमेगा से घूम भी रही है ऐसे। पहले तो समझ लीजिए ये ओमेगा और v का एक दूसरे से कोई रिलेशन होने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैंने कितनी तेज़ी से घुमाया और क्या उसके सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, ये दोनों बिल्कुल अलग बात है, इंडिपेंडेंट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है साइकिल। साइकिल के टायर को आप हवा में उठा के घुमा लीजिए तो ओमेगा तो बहुत बड़ी आ जाएगी पर v होगा ही नहीं। लॉक कर दीजिए टायर को, चेन वाला लॉक लगा दीजिए, घसीट के ले जाइए, ओमेगा नहीं होगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इसको देखते ही सबसे बड़ी गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे लोग कि वो इसको देखते ही सोचते भैया अपन ने एक फॉर्मूला रटा था, उसको लगाने का टाइम आ गया। भाई ये क्या था फॉर्मूला? ये फॉर्मूला था एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो तो उसकी स्पीड और उसकी एंगुलर वेलोसिटी उसकी रेडियस से ऐसे रिलेट होती है। ये v किसी और का है, ये v इसके सेंटर का है, ओके। और ये एंगुलर वेलोसिटी इस रिजिड बॉडी की रोटेशन की, दोनों का कोई रिलेशन की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है कि जेई सिलेबस के मैक्सिमम्स वालों में समहाउ ये इक्वेशन आ जाती है, बट वो समहाउ है और मैक्सिमम है। तो समहाउ समझना पड़ेगा और मैक्सिमम समझना पड़ेगा कि जब ये वैलिड नहीं होगा तब वाट लग जाएगी। खैर, तो ये ऐसे ओमेगा से घूम रही है, राइट ना। यदि मुझे किसी भी पार्टिकल की जो रिजिड बॉडी पे लाई कर रहा है उसकी वेलोसिटी जाननी है तो मेरे पास में एक बेसिक सा आइडिया है कि वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल p would be velocity of particle p with respect to c plus velocity of particle c। ये इक्वेशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बड़ी फंडामेंटल सी, हमेशा यूज करते हैं हम। रिवर बोट लोग पढ़ते थे, हम लोग रिवर बोट की जगह ये कॉन्सेप्ट समझे थे। ये सोचना क्यों इजी पड़ेगा, इस तरह से क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, दिस इज वेरी वेरी इजी। क्योंकि ये तो अपन ने सीखा ही था, यदि एक बॉडी घूम रही है किसी एक्सिस के अबाउट, आप मुझसे पूछ लीजिए किसी भी पॉइंट p की वेलोसिटी निकालनी है, एक्सिस को c कह देते हैं, तो ये लो जी, ये यूं घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है तो ये ओमेगा हो गया इस सेंस में, ये x हो गया तो इसका वेलोसिटी जो होगा ओमेगा x आ जाएगा। पर तब क्या होता था, पहले क्या होता था कि ये c रुका होता था, एक्सिस रुकी होती थी, तो जो इसके फ्रेम में आती थी वेलोसिटी वही ग्राउंड फ्रेम में हो जाती थी। बट अभी भी इसके रिस्पेक्ट में तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आप मुझसे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी पूछेंगे ये वाली, तो वो मैं ओमेगा इंटू एक्स करके लिख सकता हूँ, डायरेक्शन लाइन जॉइनिंग के परपेंडिकुलर हो जाएगी। थोड़ा बहुत समझ में आया उसके लिए बेस्ट तरीका क्या रहता है भाई, कि ये जो पॉइंट है P, ऑलराइट, इसकी ये वेलोसिटी हो गई ओमेगा, किसके रिस्पेक्ट में हो गई, ये
सी के रेस्पेक्ट में हुई ये वेलोसिटी, राइट। जानबूझ के हम पॉइंट पी थोड़ा सा ऐसा ले रहे हैं कि आपको वेक्टर जोड़ना समझ में आ जाए। तो इसकी वैल्यू होगी ओमेगा इंटू आर, पेरिफेरल एरिया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सी। वेक्टोरियली इसमें वी सी जोड़ेंगे तो हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल जाएगी। इसमें यदि हम ये वी सी जोड़ देंगे तो इन दोनों का वेक्टर सम वुड बी वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी। That's all. कुछ करना ही नहीं और हमको, दोनों वेक्टर जोड़ लिए, we have the result. कोई भी पॉइंट के लिए निकालना, राइट, नीचे वाले पॉइंट के लिए निकालना, तो ये तो पता है नहीं दोनों में रिलेशन क्या है, तो लेकिन वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू सी लिखेंगे तो वो पीछे को आ जाएगी, ओमेगा आर, क्योंकि अगेन आर डिस्टेंस है, और सी की वेलोसिटी हमको दिख ही रही है इस तरफ है, तो वी सी जोड़ देंगे हम इसमें, ये वी सी हो गया। सो इन दोनों का वेक्टर सम आगे भी आ सकता है पीछे भी आ सकता है। आगे लिखना है तो वी सी माइनस ओमेगा आर, पीछे लिखना है, पीछे को पॉजिटिव माना है तो ओमेगा आर माइनस वी सी। तो डिपेंड करता है आपने किस डायरेक्शन को प्लस माना, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। कोई भी रैंडम पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है तो वो थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग जाएगी उसमें, कि भाई ये पॉइंट की लिखनी है लेट से, तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी एक्स दूरी पे जो पार्टिकल है, ओमेगा एक्स, और इसकी वेलोसिटी सी है तो ये साथ में वी सी जुड़ेगा। This is what we can have. I hope you understand what is going on here. This is omega r minus v. जो जोड़ लीजिए इन दोनों वेक्टर्स को तो आपको नेट वेलोसिटी मिल जाएगी वेक्टर फॉर्म। सो लाइक दिस यू कैन जस्ट कीप ऑन डूइंग। एक्सेलरेशन के लिए भी सेम चीज़ है, बस उसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि मुझे लगता नहीं जे सिलेबस में वो तीसरे वाले की ज़रूरत पड़ेगी, बट पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ओके। अभी सेंटर जा रहा है ए सी से, सेंटर के रिस्पेक्ट में यदि मुझे किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन लिखना है जो यहाँ लाई करता है, तो इस पॉइंट पी का एक्सेलरेशन में ओमेगा और अल्फा दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो एक ओमेगा स्क्वायर आर भी होगा, एक्स होगा टुवर्ड सेंटर रेडियल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा, दैट इज अल्फा एक्स। इन दोनों, दीज आर द एक्सेलरेशन वेक्टर्स of p with respect to c. और इसमें जब हम ये AC भी जोड़ देंगे तो हमको कंप्लीट एक्सेलरेशन मिल जाता है। मैं क्या कह रहा था कि इसकी ज़रूरत थोड़ी कम पड़ने वाली है, दिस इज माई प्रिडिक्शन, राइट। जेई सिलेबस में इसकी ज़रूरत थोड़ी सी कम ही पड़ेगी, आपको नॉट बी नीडिंग इट टू मच, राइट। क्यों? वो धीरे धीरे जब सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यदि हम मान लीजिए ये जा रही रिजिड बॉडी, इसके लोवेस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन वगैरह में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है, इसका एक्सेलरेशन देखना चाहेंगे, तो एक तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा जिसकी मैं कह रहा हूँ ज़रूरत कम पड़ेगी। एक सेंटर के रेस्पेक्ट में भी ऐसे घूम रही है तो अल्फा आर पीछे हो जाएगा, और सेंटर का ए है आगे तो वो ए भी जुड़ेगा,
क्यों? क्योंकि AP would be equal to APC प्लस AC। इन दोनों का सम इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और रेडियल इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होगा इसका। इन तीनों का वेक्टर सम इस पॉइंट का एक्सेलरेशन। राइट, तो यही बेसिक सी एक थीम यहां पर हमने कवर करी है। राइट, फिर हमने कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर रोलिंग समझाया था, विच इज वेरी इजी। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो प्योर रोलिंग है, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो प्योर रोलिंग नहीं। ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन में बस ये होता है कि जमीन पे जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन का केस देखते हैं तो बारंबार एक चीज आ जाती है। यदि ये जा रहा है किसी वेलोसिटी v से और ये जा रहा है ओमेगा से, तो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आ जाती है v और ये ओमेगा आर का सम। और अर्थ पे जब ये रख देते हैं हम, तो जैसा आप अनेक सवालों में देखेंगे कि v माइनस ओमेगा आर मस्ट बिकम वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट जिसके कॉन्टैक्ट में, एंड दिस हैपन्स टू बी जीरो। तो इसको सॉल्व करने से v इज इक्वल टू ओमेगा आर आ जाता है और लोगों को लगता है वाह, ये तो भगवान का दिया हुआ नियम है, क्योंकि ये तो सर्कल में भी ट्रू था, यहाँ पे भी ट्रू। भाई साहब, यहाँ बड़ी स्पेसिफिक कंडीशन है, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसलिए आ रहा है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। So this is something that we need to understand. All right. फिर हमने एक जो थीम कवर करी थी वो मुझे समझ लगता है आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी एक बार बोल देता हूँ कि भाई हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कि टॉर्क एक्सटर्नल जब हम लिखने जाते हैं, ऑलराइट, और सूडो फोर्स का भी टॉर्क लिखते हैं, दोनों लिखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट सूडो फोर्स का टॉर्क जीरो आ जाता है, बिकॉज दैट इज द इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये इक्वेशन एक्सटर्नल टॉर्क लिख के भी ट्रू हो जाती है, क्योंकि टॉर्क ड्यू टू सूडो फोर्स अबाउट सेंटर ऑफ मास टर्न्स आउट टू बी जीरो, क्योंकि उसका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन खुद सेंटर ऑफ मास होता है। तो एक तो हम ये इक्वेशन यूज कर लेंगे, इससे हमको अल्फा और ओमेगा मिल जाएंगे। और दूसरी, जैसा मैंने रिजिड बॉडी पढ़ाने से पहले ही कह दिया था कि ये हमारे पास एक इक्वेशन 50% ऑफ रिजिड बॉडी है, इससे हमें ये मिल जाएगा ACM, और ACM से हमें VCM मिल जाएगा। तो ये सब यूज़ करके हम लोग सेंटर ऑफ मास के किसी भी पॉइंट P का वेलोसिटी एक्सीलरेशन वगैरह निकाल सकते हैं, जिसके मैंने भांति भांति के एग्जाम्पल लेक्चर में लिए थे। रूडोल्फ के 2 सवाल लिए थे, ऑलराइट, और भी एक आध सवाल लिए थे, तो आई होप आपके समझ में आया, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में जो है मैं जो कवर कर रहा हूँ, ऑलराइट, वो मैं सवाल बता देता हूँ, जो मैं रूडोल्फ के ही सवाल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि मैं भी आपको होमवर्क देने की बजाय थोड़ा सा तैयार करूँ पहले। तो रूडोल्फ और HC वर्मा के कुछ सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 6 लिख रहा हूँ, मतलब ऑब्वियसली 2 5 6 हो जाएगा। इतनी बुद्धि तो लगाई ट्राई में भी रहा हूँ। मेरे ख्याल से 4 सवाल यदि आप अटेम्प्ट कर लेंगे और मेरे साथ इसका सोल्यूशन डिस्कस मैं कर लूँगा, तो आपको रस्सी वाले सवाल जितने भी होते हैं रिजिड बॉडी के, उसमें तो कहीं नहीं अटकेंगे, ठीक है। और प्योर रोलिंग के सवालों की जहाँ तक बात आती है, ऑलराइट,
उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन तो देखिए 76 है, पर वो मैं अभी नहीं दे रहा। 78 ले लेते हैं HCV का, चैप्टर 10। क्वेश्चन 78 और $79. So this should fairly cover the entire spectrum. All right. इरेडोव का एक सवाल और है, वैसे आपसे हो जाएगा क्योंकि मैंने करा दिया सेम टू सेम क्वेश्चन, बट एक बार लिख लेते हैं। 261 भी ले लीजिएगा, ठीक है। तो आई विल बी श्योर कि आपको समझ में आ गया। तो ये सब सवाल आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिए। तो अगले लेक्चर में मैं ये सब डिस्कस करूँगा एंड आई एम फेयरली कॉन्फिडेंट कि आपको फिर रोटेशन में काफ़ी अच्छा लगने लग जाएगा। प्लस देयर इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, इसमें से एक दो क्वेश्चंस मैं ले लूँगा। दैट इज़ बेसिकली ठीक है, ये भी होमवर्क ही वैसे तो, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क ओनली, कोई और चीज़ नहीं है ये। तो this is a particular series of angular momentum questions, 51 with chapter 10 questions, 51 से लेकर 58 तक की ये सीरीज है। राइट, ये सीरीज में क्या है, वो आपके डिस्क घूम रही है, लड़के ने गेंद फेंकी, वो सब मैंने एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स में लिए थे, तो वो है। तो इसमें से भी हो सकता है मैं एक दो अच्छे सवाल एज अ डिस्कशन में ले लूँगा, तो आपको काफ़ी अच्छा सा रिजिड बॉडी डायनामिक्स में लगने लग जाएगा। राइट, कोलिजन वगैरह के सवाल फिर इसके बाद ले लेंगे। टॉपलिंग के सवाल सिर्फ शीट में है, तो वो मैं अब शीट आपको दूंगा। शीट में थोड़ा सा जब रिजिड बॉडी सीख लें तब करेंगे तो बेहतर रहेगा, थोड़ा मिक्सचर होगा तो मज़ा आएगा। नहीं तो शीट में क्या होता है ना, फिर आपको पहले से ही पता है जो पढ़ा है उसके सवाल है, तो सीखेंगे क्या, वो बात हो जाती है। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ ये रहती है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ये भी मैं बताना चाहता था। इसमें भी बच्चों के गलती करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो देखिए एच.सी. वर्मा जी बहुत अच्छी बात कहते हैं इस मामले में। यदि आप एच.सी. वर्मा की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी के डेरिवेशन पढ़ेंगे, फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्होंने डेरिवेशन ऐसे करी है वर्मा जी ने कि भाई मैं समेशन, मैं फिक्स्ड एक्सिस की बात कर रहा हूँ, उसको यहाँ लेके आऊँगा अभी, कि समेशन हाफ mi v स्क्वायर हम लोग करने गए। राइट, फिर ये काइनेटिक एनर्जी है, फिर उन्होंने बोला यार vi को हम फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ओमेगा ri लिख सकते हैं। लिखा, और आप देखेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ, राइट, बाहर आ गया, और ओमेगा भी बाहर आ गया, और समेशन mi ri स्क्वायर बचा। सो दिस बिकम्स हाफ i एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। राइट, दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन, जो अपन ने सीखा। ठीक है भाई, अब इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किताबें वगैरह कभी कभी बोल देती है, बट प्लीज अंडरस्टैंड ये हाफ एम वी स्क्वायर का सम ही है, कोई रोटेशन की अलग से होती नहीं है, ये बहुत जरूरी समझना। अब यदि हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगा दें तो आई एक्सिस क्या होती है,
आई एक्सिस होती है पैरेलल एक्सिस के हिसाब से cm प्लस सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, एक्सिस का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस, इसको यहां पे पुट कर दिया मैंने, तो ये हाफ ICM, ऑब्वियसली एक्सिस अपन ने ग्राउंड पे चुन ली होगी, स्टेशनरी होगी, और ये बन जाएगा हाफ, एक्सिस की जगह रिप्लेस किया यहाँ पे आई एक्सिस की जगह, तो m, इसको बड़ा m लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाफ m RCM ओमेगा स्क्वायर, मैं आई की जगह रिप्लेस करूंगा तो यही होगा यहाँ पे, सो दिस बिकम्स half ICM omega square plus half m VCM square. This quantity becomes VCM, velocity of center of mass. So आप देख सकते हैं कि ये कुछ अलग नहीं है, ये सब यहीं से शुरू हुआ था, दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल, शुरू यहीं से किया था ना, नया थोड़ी कुछ किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि किताबें इसको कई बार इस हिस्से को रोटेशनल और इस हिस्से को ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी बोल देती है, और सवालों में भी आ जाता है ऐसा कि रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी को अलग से और इसको अलग से, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली रोटेशन की वजह से नहीं हो तो पार्टिकल्स के मोशन की वजह से। इसका आप चाहें तो मैं एक डेरिवेशन और कर देता हूँ, राइट, उससे भी समझ में आ जाएगा। भाई मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, बिना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डायरेक्टली नहीं जाऊंगा, इनडायरेक्टली अपने आप आ जाएगा, ये लिखा मैंने, पार्टिकल की वेलोसिटी है। अब मैंने यहां पर VI को VIC प्लस VC लिख दिया। अभी भी मैंने कोई रोटेशन के बारे में बात नहीं कर रहा मैं तो, इनफैक्ट ये हम काम पहले भी कर चुके हैं, इसमें एक टर्म 0 आ जाती है स्क्वायर में, मैं नहीं जाऊंगा पीछे। इनफैक्ट यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ, राइट, आपको याद दिलाने के लिए, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ MVCM स्क्वायर ही बनता है। ये वाली टर्म बेसिकली जो यहाँ देख रहे हैं वो क्या है, पहली वाली टर्म, देखिए नोट्स में मिलेगा पीछे, और एक टर्म 0 आ गई थी, राइट। ये जो टर्म आप जोड़ने जाएंगे तो VI विद रिस्पेक्ट टू C जब लिखेंगे तो वो क्या होंगे, वो ओमेगा RIC होगा, यहां पुट कर दीजिए, यहां पुट करेंगे तो हाफ MI ओमेगा RIC का स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, हाफ ये क्या बन गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो घूम फिर के वहीं आ गया अपन, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वी स्टार्टेड फ्रॉम सिंपली एडिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। तो हम कहने को कह जरूर देते हैं कि भैया रोटेशन की है, बट वो ऐसा जैसा नहीं कि पार्टिकल को अलग से रोटेट कर रहे हैं, पार्टिकल्स जो होंगे उनकी तो एक वेलोसिटीज होंगी VI, अब वो रोटेशन कर रहे हैं प्लस ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो सबकी वजह से तो काइनेटिक एनर्जी कैसे तो टुकड़े नहीं होते, बट कहने को हम लोग इस टर्म को रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी, उसको ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। ओके, सो आई होप दैट पार्ट इज क्लियर टू यू। और होमवर्क भी मैंने बता दिया आप लोगों को क्या क्या करना है क्वेश्चंस, तो प्लीज अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस डीपली एंड देन विल डिस्कस।